नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रतिरक्षा तंत्र शुरू किया था, जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं तथा प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार का अध्ययन किया था। वहाँ पर हमने प्रतिरक्षा तंत्र के दो प्रकार बताए थे, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। आज की वीडियो में हम सहज प्रतिरक्षा तंत्र की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं सहज प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं। सभी बहुकोशिकीय जीवों जैसे पादप, अकशेरुकी व कशेरुकी में रोगाणु के संक्रमण के विरुद्ध तथा क्षतिग्रस्त व नेक्रोटिक कोशिकाओं को बाहर फेंकने के लिए प्राथमिक स्तर पर एक सुरक्षा प्रणाली पाई जाती है। ये सुरक्षा प्रणाली सर्वप्रथम विकसित हुई है, जीव में जीवन पर्यंत पाई जाती है तथा रोगाणु व मृत कोशिकाओं को पहचानने व उन्हें बाहर फेंकने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसलिए इस प्रकार की सुरक्षा प्रणाली को सहज व जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। बहुत ही शानदार परिभाषा है, जिसमें सारी कंसेप्ट सम्मिलित हो गई है। अब हम इसकी मुख्य विशेषता देखते हैं। पहले विशेषता, सहज प्रतिरक्षा के द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रियाओं में बहुत ज़्यादा विविधताएं नहीं पाई जाती है तथा क्रियाओं के कुछ प्रतिबंधित समूह द्वारा ये सुरक्षात्मक कार्य संपन्न करती है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये हर प्रकार के रोगाणु विषाणुओं के प्रति लगभग समान प्रकार की प्रतिक्रिया ही प्रदर्शित करती है। इनकी प्रतिक्रियाएं प्रत्येक जीवाणु के प्रति विशिष्ट नहीं होती है। दूसरी विशेषता, सहज प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा की जाने वाली दो मूलभूत क्रियाएं कौन कौन सी है? सूजन और एंटीवायरल सुरक्षा। ये दो मुख्य क्रियाएं होती है। सूजन में क्या करते हैं, संक्रमण में क्या होता है? संक्रमण अथवा क्षतिग्रस्त ऊतक वाले स्थान पर ल्यूकोसाइट जो WBC का प्रकार है वह प्लाज्मा प्रोटीन के एकत्रित व सक्रिय होने के कारण सूजन आ जाती है। ये ल्यूकोसाइट व प्लाज्मा प्रोटीन एक साथ मिलकर मुख्यतः कोशिकीय रोगाणु, अतिरिक्त कोशिकीय रोगाणु यानी जो सेल के बाहर पाए जाते हैं को मारते हैं तथा क्षतिग्रस्त ऊतक को बाहर निकालते हैं। दूसरी प्रकार की मूलभूत क्रिया में क्या होता है? अंतः कोशिकीय वायरस जो कोशिका के अंदर चला जाता है, उस वायरस की बात कर रहे हैं। इसके विरुद्ध सुरक्षा कैसे की जाती है? NK कोशिकाओं द्वारा संपन्न होती है, जो क्या करती है? वायरस से प्रभावित कोशिकाओं को नष्ट करती है तथा साइटोकाइंस का सिक्रेशन या स्रावण करती है, जिसको हम टाइप फर्स्ट इंटरफेरॉन कहते हैं। ये वायरस के रेप्लिकेशन, जिसको DNA का प्रतिलिपिकरण भी कहते हैं, को होस्ट कोशिका के अंदर बाधित कर देते हैं या रोक देती है, जिससे होस्ट कोशिका के अंदर वायरस अपनी प्रतिलिपि नहीं बना पाता है। तीसरी विशेषता, इस प्रतिरक्षा में समान प्रकार के रोगाणुओं के प्रति हर बार समान प्रकार की प्रतिक्रिया प्रदर्शित की जाती है। जन्मजात प्रतिरक्षा में क्या होता है? जैसे कोई संक्रमण हो गया, उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया संपन्न होगी। दोबारा उसी जीवाणु का संक्रमण हुआ तो पुनः वैसी ही प्रतिक्रिया प्रदर्शित की जाएगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तीसरी बार होगा तब भी वैसी प्रतिक्रिया प्रदर्शित की जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं अनुकूल या उपार्जित प्रतिरक्षा में, वहाँ पर जब दोबारा एक बार संक्रमण होने के बाद जब दोबारा उसी वायरस या उसी जीवाणु का संक्रमण होता है, तब वो तीव्र गति से उसके विरुद्ध अगेंस्ट या उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रदर्शित की जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जन्मजात प्रतिरक्षा में जो इन्फेक्शन, जिस जीवाणु या बैक्टीरिया या वायरस के कारण इन्फेक्शन होता है, उसके प्रति कोई मेमोरी या स्मृति संग्रह नहीं की जाती है। जबकि अनुकूल प्रतिरक्षा में उस बैक्टीरिया या वायरस के प्रति मेमोरी स्टोर कर ली जाती है, जिससे दोबारा जैसे ही उस वायरस का संक्रमण होता है, हमारा सिस्टम पहचान जाता है उसको, उसके विरुद्ध बहुत अधिक मात्रा में एंटीबॉडीज का निर्माण कर लेता है। चौथी विशेषता की बात करें, स्वाभाविक प्रतिरक्षा तंत्र विभिन्न जीवाणु रोगाणु में पाए जाने वाली उन समान संरचनाओं की पहचान करता है।
जो संरक्षित रहती है तथा होस्ट कोशिका में उपस्थित नहीं होती है। कुछ सीमा तक जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र भी जीवाणु वायरस की पहचान कर लेता है। विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं में एक ऐसी संरचना पाई जाती है जो सब में समान होती है, संरक्षित रहती है। उस संरचना को जन्मजात प्रतिरक्षा पहचान लेता है। विशिष्ट संरचनाओं के माध्यम से स्वाभाविक प्रतिरक्षा के घटक एक सीमा तक बैक्टीरिया, वायरस व कवक की पहचान कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर फैगोसाइट्स है जो जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र का घटक है। फैगोसाइट्स के ऊपर बैक्टीरियन एंडोटॉक्सिन, जिसे LPS लिपोपोलीसेकेराइड भी कहते हैं, इसके लिए कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। मतलब इसको ग्रहण करने के लिए ग्राही पाए जाते हैं, जिसको रिसेप्टर कहते हैं। इसके अलावा पेप्टिडोग्लाइकेन के लिए भी ग्राही पाए जाते हैं। ये पेप्टिडोग्लाइकेन है, बैक्टीरियन एंडोटॉक्सिन नहीं, ये बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पर पाए जाते हैं, परंतु स्तनधारियों में अनुपस्थित होते हैं। इसलिए जब स्तनधारियों की बात करें, जब स्तनधारियों पर बैक्टीरिया का आक्रमण होता है तो जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र की जो फैगोसाइट्स होती है वो इनकी पहचान कर लेती है। कैसे? इन फैगोसाइट्स पे क्या पाए जाते हैं? ग्राही अंग या रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अगली विशेषता की बात करते हैं। जीवाणु अथवा रोगाणु के वे अणु जो सहज प्रतिरक्षा तंत्र को उत्तेजित या स्टिमुलेट करते हैं, रोग कारक संबद्ध आणविक प्रतिरूप, इंग्लिश में कहे तो पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न कहलाते हैं। PAMPs पैम्स। इन पैम्स की पहचान करने के लिए होस्ट कोशिका में ग्राही पाए जाते हैं, जैसा अभी हमने ऊपर वाली विशेषता में बात करी थी, जिन्हें क्या कहते हैं? प्रतिरूप पहचान ग्राही, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, PRRS कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, LPS एक तरह से क्या है? पैम्स का उदाहरण है, जबकि TLR टोल लाइक रिसेप्टर्स, नोड लाइक रिसेप्टर्स, C लाइक लैक्टिन रिसेप्टर्स, CLR आदि PRRS के कुछ उदाहरण हैं। या आप सिर्फ उदाहरण के तौर पर याद रख सकते हो। अगली विशेषता की बात करें, सहज प्रतिरक्षा रोगाणु की उन संरचनाओं की पहचान करता है जो उन रोगाणु के जीवित रहने व संक्रमित करने के लिए आवश्यक होती है। यदि कोई भी रोगाणु अपनी इन संरचनाओं में परिवर्तन करता है तो वो सहज प्रतिरक्षा तंत्र को भेदने की क्षमता खो देता है, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा नुकुलीय प्रतिरक्षा में रोगाणु उत्परिवर्तन द्वारा अपनी संरचना, किसकी एंटीजन वाला पार्ट है उसमें परिवर्तन कर लेता है, जिसके कारण वो उपार्जित प्रतिरक्षा व नुकुलीय प्रतिरक्षा को भेद कर प्रवेश कर सकता है, क्योंकि एंटीजन रोगाणु के जीवन के लिए आवश्यक नहीं होते। यहाँ रिसेंट केस देखे कोरोना वायरस का, देखे कोरोना वायरस में म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन होने से उसकी संरचना परिवर्तित हो गई। जब संरचना परिवर्तित हो गई, हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी है वो फिर उस पर काम नहीं कर पाएगी, वो उसके अंदर हमें इन्फेक्ट कर देगा, हमारी बॉडी के अंदर प्रविष्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसमें परिवर्तन हुआ एंटीजेंस में, वो उसके जीवन के लिए आवश्यक नहीं होते हैं वायरस के। जबकि जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र में क्या होता है? जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र उन संरचनाओं की पहचान करता है जो उस रोगाणु के लिए, उसके जीवन के लिए आवश्यक होती है। जैसे उसमें यदि परिवर्तन कर लेगा वो, तब जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र को वो भेद नहीं पाएगा। अगली विशेषता की बात करते हैं। सहज प्रतिरक्षा तंत्र क्षतिग्रस्त व नेक्रोटिक कोशिकाओं से स्रावित होने वाले अणुओं की भी पहचान करता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई टिश्यू डैमेज हो गया, डैमेज होने से भी जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र रेस्पॉन्स करता है, कुछ प्रतिक्रियाएं करता है जिसके थ्रू सूजन आ जाती है। वो कैसे करता है? वो इन क्षतिग्रस्त व नेक्रोटिक कोशिकाओं से स्रावित होने वाले अणु की पहचान करता है। ये अणु संबद्ध आणविक प्रतिरूप
डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न DAMPS कहलाते हैं। सहज प्रतिरक्षा के ग्राही वंशगत जीनों द्वारा कोडित होते हैं, इसलिए ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। ये वंशगत जीन सभी कोशिकाओं में समान होती है, यानी कहने का तात्पर्य कि लगभग सभी जीवों में एक ही जाति के सभी जीवों में सहज प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली समान प्रकार से व्यवहार करती है, क्रिया करती है। सहज प्रतिरक्षा तंत्र सामान्य व स्वस्थ होस्ट के प्रति प्रतिक्रिया नहीं